हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग को देख रहे हैं। इसमें आज लास्ट वीडियो होगा, या तो हो सकता है अगर 2-4 प्रश्न बचे रहें तो कल समाप्त हो जाएगा पूरी तरह। इसके बाद हम लोग इसके तीसरे काल में पहुँच जाएंगे, छायावाद या आलावाद जिसे कहते हैं। छायावाद काल में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी को। बने रहिए, बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्नलिखित पुस्तक किसमें प्रतिष्ठित किया है? क्या भारत भारती में किए हैं, या रंग में भंग में किए हैं, या फिर द्वापर नामक पुस्तक में किए हैं, या फिर साकेत में किए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी है, उनको साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं। किसमें किए हैं? साकेत में किए हैं। यह रचित कब है? 1931 ईस्वी में रचित साकेत में किए हैं। इसके रचयिता कौन है? आप लोग जानते हैं, गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यही साकेत माना जाता है। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, विकट भट्ट, झंकार, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, बैतालिक, पंचवटी, ये सब गुप्त जी की रचनाएं हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की एक और नाम क्या है? क्या संक्रांति काल नाम है, या संधि काल, या जागरण सुधार काल, या गद्य काल? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जागरण सुधार काल। जागरण काल या नव जागरण काल तो हम लोग किसको कहते थे? भारतेंदु युग को या द्विवेदी युग को? आप लोग बताइए, किसको कहते थे? भारतेंदु युग को। और द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? उसके बीच में सुधार लाया जाता है। क्या किया जाता है? सुधार लाया जाता है। जो भी भारतेंदु में गलतियाँ होती हैं, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसको किसने नाम दिया? तो नागेंद्र जी ने। इसका नाम रखा कि यह जागरण सुधार काल है। डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा कि यह क्या है, इसको जागरण सुधार काल भी कह सकते हैं। संधि काल आप लोग जानते हैं आदिकाल का पुराना नाम है। और किसने कहा कि यह आदिकाल का पुराना नाम संधि काल है? तो वह कहने वाले राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। और यह क्या है? संधि काल आदिकाल को कहा जाता है। किसको? आदिकाल को कहा जाता है, न कि द्विवेदी काल को। याद रखिएगा। और गद्य काल किसका उपनाम है? यह आधुनिक काल का है। किसका उपनाम है? आधुनिक काल का। और किसने कहा? यह कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन कहे हैं? शुक्ल जी कहे हैं। याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? यहाँ पे देखिए कौन सी प्रमुखता नहीं है, वो भी किसमें? द्विवेदी काल में। क्या गद्यात्मकता नहीं है, या काव्यात्मकता नहीं है, या वैचारिकता नहीं है, या इतिवृत्तात्मकता नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा काव्यात्मकता नहीं है। क्या इसमें काव्यात्मकता नहीं है? जबकि गद्यात्मकता श्रृंगार की जगह, आदर्शवादिता, रूढ़ियों का विद्रोह, मानवतावाद, वैचारिकता, नारी का उत्थान, यह सब किसकी प्रवृत्ति है? यह सब द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजपूती आन की कथा है। क्या है? सिद्धराज है, या फिर रंग में भंग है, या फिर पंचवटी है, या साकेत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रंग में भंग में समाहित गुप्त जी की कृति है। राजपूतियान की कथा किसमें है? रंग में भंग, इसी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या कहा है? ये सामंजस्यवादी कवि हैं। क्या हैं? सामंजस्यवादी कवि हैं। सामंजस्यवादी कवि हैं। कौन हैं? तो गुप्त जी हैं। कौन कहे हैं ऐसा? ऐसा कहने वाले हैं शुक्ल जी। कौन कहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। याद रखिएगा। और गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा है? गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहे हैं। क्या कहे हैं? कि मैं कौटुंबिक कवि हूँ। क्या हूँ? कौटुंबिक कवि मात्र हूँ।
कवि मात्र हूँ, ऐसा स्वयं को कौन कहें? गुप्त जी कहें। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। और इन्होंने जब भारत भारती की रचना की है तो महात्मा गांधी ने इनको क्या कहें कि आप राष्ट्र कवि हैं। कौन कहें? महात्मा गांधी। यानी कि इनको राष्ट्र कवि किसने कहा? अगर प्रश्न आ जाएगा राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? गुप्त जी को। किसने कहा? तो यह हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कौन सी रचना रचने पर कहें? तो भारत भारती। कौन सी रचना? भारत भारती नामक रचना जब रचे तभी इनको कहा गया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? बताइए। राम और सीता के, या लक्ष्मण और उर्मिला के, या भारत और मांडवी के, या फिर लक्ष्मण और सीता के? तो जस्ट मैं अभी बताया हूँ, साकेत का मुख्य वर्ण क्या है, यानी मुख्य बिंदु क्या है? तो उर्मिला के बारे में बताना, यानी लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में बताना साकेत का मुख्य उद्देश्य या ध्येय है। याद रखिएगा, यह जो है राम और सीता से नहीं है बल्कि उर्मिला और लक्ष्मण से है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है वह क्या है? क्या वह खंड काव्य है, क्या वह प्रबंध काव्य है, या फिर महाकाव्य है, या फिर कोई नहीं है? महाकाव्य किसको कहते हैं? जिसमें सारे काव्य के अंगों का निरूपण हो उसको महाकाव्य कहते हैं। खंड काव्य, इसी महाकाव्य के कोई एक अंश को लेकर एक रचना रची जाए तो उसको खंड काव्य कहा जाता है। और प्रबंध काव्य किसको कहते हैं? एक कथा या कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक चलती है, छोटी छोटी कहानियाँ बीच बीच में आकर उस कहानी के सहायक बन जाती हैं और उसको रोचक बनाती हैं, उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। जैसे कि रामायण हो गया, उसमें बीच बीच में लवकुश कांड, किष्किंधा कांड ये सब आकर जुड़ जाते हैं और रामायण को एक अच्छी रचना बनाकर प्रदान करते हैं, तो उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है कि यह एक खंड काव्य है। क्या है? जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। याद रखिएगा। अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध किए जाने की घटना इसमें वर्णित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा की। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? बताइए। यह किससे लिया गया है पंक्तियाँ? क्या आंसू से, या फिर परिवर्तन से, या फिर प्रिय प्रवास नामक कृति से, या फिर किसान कृति से? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, अर्थात दिन का अंत होने वाला था। और गगन यानी कि आकाश कैसा था? लोहे के समान लाल था, अर्थात अभी सूर्य डूबा नहीं था, डूबने वाला था। तरु शिखा पर अब राजती, कमलिनी वल्लभ कुल की प्रभा। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं, घर है, घर के पीछे देख रहे हैं कि सूर्य डूबने वाला है, लालिमा पूर्ण है, तो इसको क्या? लोहित हो चला। गगन क्या है? लोहित है, अर्थात लोहे की तरह लाल है। तो यह कब का वर्णन है? यानी कि कोई घर है, उसके पीछे सूर्य क्या है? डूब रहा है। ऐसे आप लोग ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरह से यह घर क्या है? मेरा प्यारा सा है, यानी कि प्रिय प्रवास। कैसा है? प्यारा है, यानी कि प्रिय है हमारे लिए यह घर। तो किससे है? प्रिय प्रवास से। इस ट्रिक से आप लोग लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रिय प्रवास कब रचित है? 1914 ईस्वी में। भारत भारती कब रचित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रिय प्रवास किनके द्वारा रचित है? यह हरिऔध के द्वारा रचित है। हरिऔध के द्वारा। कैसे इसको याद रख सकते हैं? मेरा प्यारा घर कैसा होना चाहिए? हरियाली युक्त होना चाहिए, जो औषधि का काम करे मेरे लिए। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। इस प्रिय प्रवास में वर्णन किसका है? कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा जाने तक का वर्णन है। और प्रिय प्रवास कितने सर्गों में है? यह 17 सर्गों में है। याद रखिएगा, बहुत प्यारा अच्छा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिए? क्या फारसी भाषा, या संस्कृत भाषा, या पाली भाषा, या ब्रज भाषा? बताइए, कौन सी भाषा को कविता से उतारकर खड़ी बोली को उसके जगह पे रखें? बताइए, किस भाषा को उतारें? उसका सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा को उतारकर द्विवेदी जी। द्विवेदी में कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। किसको स्थान दिए? खड़ी बोली को। याद रखिएगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य के रूप में स्थापित जब हो चुका था, उस समय कविता की भाषा ब्रज ही थी, जिसको उतारकर
उतारने का मतलब हुआ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अपने सरस्वती पत्रिका में संपादित करने लगे। किस भाषा में? खड़ी भाषा में। तो धीरे धीरे उसका बोलचाल कम होता चला गया, किसका? ब्रज भाषा का, और खड़ी बोली का विकास होता चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि द्विवेदी जी क्या हैं? खड़ी बोली के प्रतिष्ठापक करता हैं। ऐसे भी आप लोग को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? क्या माखनलाल चतुर्वेदी का है, या मैथिली शरण गुप्त जी का है, या सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है? चीरगांव किनका है? गुप्त जी का क्या है? जन्म स्थान है। गुप्त जी को और क्या कहा जाता है? इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। कौन सा कवि? राष्ट्र कवि। किस कृति को लिखने पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? भारत भारती लिखने पर। कौन सी रचना लिखने पर? भारत भारती रचना लिखने पर। राष्ट्र कवि इनको कहा किसने? महात्मा गांधी जी ने। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक ज़िले में। अल्मोड़ा नामक ज़िले में। अगर गांव पूछे थे तो कौसानी हो जाएगा। कौन सा गांव है? कौसानी गांव में इनका जन्म हुआ। सुभद्रा कुमारी का जन्म कहाँ हुआ? इन चौहान जी का। इनका जन्म हुआ प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में। और प्रयागराज में भी कहाँ? निहालपुर नामक गांव में। कहाँ? निहालपुर में। याद रखिएगा। बच गए कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म कहाँ हुआ? एमपी के होशंगाबाद में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। चीरगांव है कहाँ? यह झांसी में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में एक झांसी नामक स्थान है, वहीं पे है। याद रखिएगा, पूरी तरह से हम लोग डीपली देख रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। किनकी कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास किनकी है? मैं बताया, मेरा प्यारा घर कैसा होना चाहिए? औषधियों से भरा होना चाहिए, हरियाली युक्त और औषधि युक्त होना चाहिए। यानी कि हरिऔध की यह रचना है। कब रचे हैं? 1900। कब रचे हैं? 14 या 12? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए कब रचे हैं? 14 में। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगले में, रंग में भंग किनकी है? गुप्त जी की। रंग में भंग कहाँ गए? गुप्त जी। आप लोग ऐसे भी याद रखते हैं, गुप्ता लोग क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। और गुप्ता लोग कौन सा सामान बेच रहे हैं? रंग बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रंग बेच रहे हैं। होली में रंग खेला जाता है ना, ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। पथिक, मानसी, यह सब किनकी रचना है? यह सब राम नरेश त्रिपाठी की है। याद रखिएगा। बच गए एक, मृत्युंजय, तो ऑप्शन बी में चला जाएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। इस तरह से हम लोग देख ले रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले का तीसरा यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दूसरे का पहला ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कौन सी रचना पहले रची गई, किसकी है? साथ साथ आप लोग बताइए। साकेत की रचना कब रची गई? आप लोग जानते हैं 1931 में रची गई। किनके द्वारा? साकेत गुप्त जी के द्वारा रची गई, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। मेरा प्यारा घर कैसा होना चाहिए? हरिऔध यानी कि हरियाली के साथ साथ औषधि युक्त होना चाहिए, यानी औध, ऐसे ही याद रख सकते हैं। और इसकी रचना काल कब है? 1914 ईस्वी। अगला प्रश्न, तुलसीदास, यह रचना का नाम है तुलसीदास। इसका रचना काल कब है? 1938 ईस्वी में इसका रचना काल है। और रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। याद रखिएगा। वैसे भी तुलसीदास निराले हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक से। कृष्णायन किसकी रचना है? यह द्वारिका प्रसाद की है। किनकी है? 1943 में रचित द्वारका प्रसाद के। यहाँ पे द्वारिका लिखा है, लेकिन शुद्ध रूप से द्वारका होता है। क्या होता है? शुद्ध रूप से द्वारका होता है, द्वारका प्रसाद का है। इस तरह से हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहले कौन सी रचना आई? सबसे पहले इस क्रम में प्रिय प्रवास पहले आई है, इसके बाद साकेत आई है, इसके बाद तुलसीदास, अर्थात ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसी तरह हम लोग किसकी कौन रचना है, कब रचित है, सब कुछ देख लेंगे धीरे धीरे। बस आप लोग बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की? बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं।
क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी की है, या फिर सियाराम शरण गुप्त जी की है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की हैं। किनकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त की और कौन कौन सी रचनाएं हम लोग चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि इनकी रचना है भारत भारती। कौन सी रचना है? भारत भारती। और कौन सी इनकी रचना है? पंचवटी। देख लेते हैं अच्छे से। पंचवटी। और कौन सी रचना है? एक तो है जयद्रथ वध। कौन सी रचना है? जयद्रथ वध। और कौन सा रचना है? साकेत। और कौन इनकी रचना है? यशोधरा। बार बार देखने और लिखने से याद हो जाएगा, इसीलिए मैं मेहनत करने पे भरोसा करता हूँ, इसलिए बार बार मैं पूरी लिखने की कोशिश करता हूँ। अगला इनका झंकार। इसके बाद और कौन है? एक तो जय भारत है, जय भारत। और कौन सी इनकी रचना है? एक रचना इनकी विष्णु प्रिया। कौन सी रचना है? विष्णु प्रिया। और कौन सी इनकी रचना है? द्वापर। द्वापर याद रखिएगा। ये सारी रचनाएं किनकी हैं? ये सारी रचनाएं गुप्त जी की हैं। बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भी एक दो रचनाओं को हम लोग देख ले रहे हैं ताकि याद हो जाए कुछ इनकी रचना, क्योंकि निक नाम पे द्विवेदी काल पड़ा है तो इनको इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। एक इनकी रचना है काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा एक इनकी रचना है। और एक रचना इनकी सुमन। कौन सी रचना है? सुमन। मंजूषा में बक्सा होता है, सुमन। और एक इनकी रचना है कान्य कुब्ज अबला विलाप। क्या नाम है? कान्य कुब्ज अबला विलाप। कान्य कुब्ज अबला विलाप। अबला के बाद विलाप। यह सब रचनाएं किनकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, याद रखिएगा। बाकी हरिऔध की रचनाएं तो आप लोग जानते हैं। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, यह सब रचनाएं किनकी हैं? सब हरिऔध जी की हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं को हम लोग देख ले रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि अब पहले नहीं हम लोग देखे हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। इनकी एक रचना है अनाथ मौर्य। एक रचना है इनकी अनाथ। और इनकी अगली रचना है मौर्य। इनकी और अगली रचना मौर्य विजय है ना, पूरा नाम है मौर्य विजय। मौर्य विजय पूरा नाम है। एक रचना इनकी है विषाद। यहाँ पे डबल लाइन गिर दे रहा हूँ कि इसके इधर इनका है विषाद, एक इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है आर्द्रा पाथेय। आर्द्रा एक इनकी रचना है पाथेय। और इनकी अगली रचना है बाबू। और एक रचना इनकी मृण्मयी। कौन सी है? मृण्मयी। इत्यादि रचनाएं किनकी हैं? सियाराम शरण गुप्त की हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? आप लोग जानते हैं वैदेही वनवास क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य कहते किसको? जस्ट मैं भी बताया हूँ। एक कथा या कहानी शुरू से लास्ट तक चलती है, छोटी छोटी कहानियाँ बीच में आकर उसको रोचक बना देती हैं, उसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। और कौन कौन सी है? एक तो है प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य। और कौन है? एक तो प्रिय प्रवास भी प्रबंध काव्य है। किनकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रिय प्रवास। और एक है पारिजात। ये तीनों क्या हैं? हरिऔध जी के क्या हैं? प्रबंध काव्य हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किनकी रचनाएं हैं? हरिऔध जी की। और भी हरिऔध जी की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास के बाद पद्य प्रसून नाम है, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, ये सब रचनाएं तो आप लोग जान नहीं रहे हैं, हरिऔध जी की है। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब से कब तक माना जाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है 1900 से 1947 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन है 1947 से 1970 ईस्वी तक। चौथा ऑप्शन है 1900 से 1918 ईस्वी तक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1900 से 1918 तक। हम लोग क्या मानते हैं? द्विवेदी काल को मानते हैं। जबकि 1850 से 1900 तक बहुत सारे साहित्यकार मानते हैं क्या? भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को। लेकिन इसका शुद्ध रूप 1857 से लेकर 1850 में तो भारतेंदु का जन्म ही हुआ था, तो 1857 से लेकर
1900 तक की रचना ईस्वी तक की क्या माना जाता है? भारतेंदु माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? भारतेंदु काल। भारतेंदु काल के बाद 1900 से 1918 तक द्विवेदी काल। इसके बाद 1918 से 1936 तक हम लोग क्या मानेंगे? छायावाद मानेंगे। कौन सा काल मानेंगे इसके बाद? छायावाद। यानी कि इसी के बाद हम लोग ठीक छायावाद को पढ़ने वाले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? क्या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं, या राधा कृष्णदास जी हैं, या फिर जसवंत सिंह जी हैं, या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन हो जाएंगे? गया प्रसाद शुक्ल सनेही इज़ द राइट आंसर। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 1883 को, और इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 1972 को। तो यानी कि यह द्विवेदी युग में है ना? बिल्कुल है द्विवेदी युग में, यही द्विवेदी युग में। जसवंत सिंह का देख लेते हैं हम लोग। 1626 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और निधन हुआ 1688 में। और ये किससे रिलेटेड हैं? यह रीतिकाल से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? रीतिकाल से रिलेटेड हैं। राधा कृष्णदास को हम लोग देख ले रहे हैं। इनका जन्म हुआ 1865 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई 1907 में। कब हुई? 1907 में। तो यह किससे रिलेटेड 1907 हैं? तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारतेंदु से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? भारतेंदु काल से। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज भी इन्हीं से रिलेटेड हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1855 में और निधन हुआ 1923 में। तो यह भी किनसे रिलेटेड हैं? भारतेंदु से। पूरा डिटेल हम लोग देख लिए, जिसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विवेदी से कौन संबंधित हैं? सनेही जी। सनेही कौन? स्नेह किसे करना चाहिए? किसानों को। किनको? किसानों को करना चाहिए। तो इस तरह क्या हो जाएगा? किसान से कृषक क्रंदन। क्या हो जाएगा? कृषक क्रंदन इनकी फेमस रचना है। कौन? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? रूप नारायण पांडे जी, या लोचन प्रसाद पांडे जी, या फिर मुकुटधर पांडे जी, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन माने जाते हैं द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार? मुकुटधर पांडे। कौन माने जाते हैं? मुकुट को धारण करने वाले मुकुटधर पांडे। इनकी दो रचनाएं बहुत फेमस हैं। एक तो है कानन कुसुम। कौन सी रचना है? कानन कुसुम। और दूसरी इनकी रचना कौन है? दूसरी इनकी रचना है पूजा फूल। कौन सी है? पूजा फूल। दो रचनाएं इनकी बहुत ही फेमस हैं, याद रखिएगा। और मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी ने क्या कहा कि आप छायावाद के प्रवर्तक हैं। मुकुटधर पांडे को क्या कहें? शुक्ल जी। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? ये छायावाद के, जो हम अगले पढ़ने वाले हैं छायावाद, उसके प्रवर्तक कौन हैं? उसके प्रवर्तक मुकुटधर पांडे जी हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देख लेंगे इनके बारे में। अगला प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? क्या श्रीधर पाठक की है, या फिर हरिऔध जी की है, या फिर सनेही जी की है, या फिर गुप्त जी की है? बताइए, रस कलश किनकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा रस रूपी कलश हरिऔध जी की रचना है। किनकी रचना है? हरिऔध जी की। बाकी श्रीधर पाठक की तो गुणवंत हेमंत है। कौन सी रचना है? गुणवंत हेमंत इनकी रचना है। और सनेही जी के तो आप लोग देख ही ले रहे हैं, कृषक क्रंदन। एक इनकी रचना है कृषक क्रंदन, और एक रचना और देख ले रहे हैं प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी यानी 25 किसानों को क्या करो? प्रेम से देखो, प्रेम करो। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। गुप्त जी की तो बहुत प्यारी प्यारी है, देख ही रहे हैं। भारत भारती सबसे फेमस है। भारत भारती राष्ट्र कवि कहे जाने वाले इसी कृति पे कौन है? गुप्त जी। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएंगे? हरिऔध जी की रचना कौन सी है? रस कलश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में मिलता है? नाटककार के रूप में जाने जाते हैं गुप्त जी, या फिर प्रबंध काव्य के रूप में, या फिर प्रगीतकार के रूप में, या फिर मुक्तककार के रूप में? तो देख ही रहे हैं गुप्त जी की कौन कौन सी हैं। भारत भारती वगैरह क्या है? प्रबंध काव्य है। तो किसके रूप में देखे जाते हैं? प्रबंध काव्य के रूप में देखे जाते हैं। कौन? गुप्त जी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत,
पंचवटी, हिडिंबा, यह सब किनकी रचनाएं हैं? सब गुप्त जी की हैं। चलिए हम लोग एक बार इनके बारे में देख ही ले रहे हैं, कौन कौन है गुप्त जी की रचनाओं के बारे में हम लोग देख ही ले रहे हैं। इनकी एक रचना है रंग में भंग, सारी रचनाओं को इनके हम लोग देख ले रहे हैं। रंग में भंग यह कब रचित है? यह 1909 में रचित है। बार बार देखने से याद हो जाएगा इनकी सारी रचनाएं, इसलिए मैं बार बार भले वीडियो बड़ा हो बता रहा हूँ। एक इनकी रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध यह कब रचित है? यह 1910 में रचित है। सीक्वेंस में बता रहा हूँ। इसके बाद किसान नामक रचना रचित है। किसान कब रचित है? 1917 में। इसके बाद विकट भट्ट रचित है। कौन सी रचना है? विकट भट्ट। यह रचना कब है? यह 1929 में रचित है। इसके बाद की रचना को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद की रचना के गुरुकुल। कौन है? गुरुकुल। गुरुकुल नामक रचना कब है? यह 1929 में रचित है। इसके बाद साकेत नामक रचना आप लोग जानते ही हैं, 1931 वाली। कब इसके रचना काल कब है? 1931 में। बिल्कुल रटा रटाया प्रश्न है। इसके बाद रचित है भारत भारती। कौन सी रचना रचित है? भारत भारती। यह कब रचित है? इसके पहले यह तो रच दिए थे ना, 1912 वाली है ना, इनकी 12 वाली रचना है भारत भारती। तभी तो हरिऔध की कृत 1914 में परिप्रवास। इसके बाद झंकार रचित है। कौन सी रचना रचित है? झंकार। कब रचित है? 1929 में ही। इसके बाद यशोधरा रचित है। कौन? यशोधरा। यशोधरा नामक कृति का रचना काल कब है? 1932 है। पूरे सीक्वेंस में बता रहा हूँ, बस याद रखिएगा आप। इसके बाद द्वापर। कौन सी रचना है? द्वापर है। द्वापर की रचना काल कब है? 1936 है, याद रखिएगा। इसके बाद जय भारत पंचवटी। जय भारत पंचवटी। जय भारत का रचना काल कब है? 1952 है। और पंचवटी का कब है? 1925 है। इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। और लास्ट में एक हिडिंबा भी इनकी है। कौन सी है? हिडिंबा। इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, याद रखिए। गुप्त जी की मैं सारा पोस्टमार्टम कर दिया, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। बस आप लोग बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यहाँ पे पूछा है गुप्त की कौन सी रचना जिसमें नायिका प्रधान नहीं है, अर्थात नायक प्रधान है। क्या वह यशोधरा है, या फिर वह पंचवटी है, या फिर वह साकेत है, या फिर वह विष्णु प्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन हो जाएगी? पंचवटी। कब रचित है? 1925 में रचित पंचवटी इनकी है, जिसमें क्या है? नायिका प्रधान नहीं है, अर्थात यह नायक प्रधान है। और क्यों 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 क्योंकि यशोधरा में आप लोग देख ही रहे हैं कि यशोधरा में क्या होता है, यह गौतम बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा है उनका वर्णन किया जाता है, यानी कि इसमें नायिका प्रधान है। और जो साकेत में क्या है कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन मिलता है, तो यह भी नायिका के रूप में है। और विष्णु प्रिया पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है, उनके बारे में विष्णु प्रिया के बारे में हो जाता है, यह भी नायिका प्रधान है। नायिका के रूप में वर्णन इसमें किया ही गया है। जबकि जो पंचवटी है यह नायक प्रधान है, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें लक्ष्मण के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। विष्णु प्रिया का रचनाकाल कब है? इसका रचनाकाल 1957 है, 1957 ईस्वी में रचित है। साकेत आप लोग जानते हैं 1931 में, और 1932 में कौन है? यशोधरा है। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? क्या भिखारी दास जी हैं, या फिर मलूक दास जी हैं, या फिर गुप्त जी हैं, या फिर तुलसीदास जी हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुप्त जी हैं। कौन है? गुप्त जी। रंग में भंग नामक कृति के रचनाकार कौन है? गुप्त जी हैं। और इसी कृति में राजपुतानी आन बान की कथा है, जिनके रचना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किए हैं। इनकी और सारी रचनाएं हैं जो साकेत हैं, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध, पंचवटी, ये सब गुप्त की रचना जस्ट मैं अभी बताया हूँ। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए साथियों। धन्यवाद।